खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया तो सीएम योगी ने सदन से लेकर पीड़ित परिवार के सामने इंसाफ दिलाने की प्रतिज्ञा कर ली। और आज सीएम योगी की इस प्रतिज्ञा का फर्स्ट फेज बुलडोजर एक्शन के तौर पर सामने आया। मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो इस पर राजनीति भी होनी ही थी, लेकिन तमाम राजनीति के बीच सीएम योगी के बुलडोजर ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी को क्राइम कबूल नहीं है। अयोध्या रेप केस में सीएम योगी का सख्त एक्शन। आरोपी की बेकरी पर चला बुलडोजर। नाबालिग बच्ची की मां से योगी ने जो वादा किया था उसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें यूपी के अयोध्या के भदरसा की हैं, जहां नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गया। अयोध्या गैंगरेप में सीएम योगी ने इस कार्रवाई का ट्रेलर पहले ही दे दिया था। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार के सामने भी न्याय की प्रतिज्ञा दोहराई थी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी घिनौने कुकृत्य की कोई माफी नहीं है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोईन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इधर सीएम योगी का गुस्सा फूटा, उधर आरोपी मोईद खान पर कार्रवाई का एक्शन शुरू हो गया। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिजन को धमकाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये मामला करीब 2 महीने पुराना है। मामले का खुलासा तब हुआ जब 12 साल की पीड़ित गर्भवती हो गई। मोईद खान नाम के शख्स पर रेप का आरोप लगा। साथ ही पीड़ित ने वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया, जिसे राजू नाम का आरोपी बना रहा था। इसी वीडियो को दिखाकर कई दिन तक ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। राजू भी रही मोईद तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मन मार बिटिया लेके आए तो पूछे जब 2 महीने के बाद का भवा तो कहीं कि वैसे ऐसे राजू मोईद करे हैं। मामले के खुलासे के बाद पीड़ित लड़की को लेकर उसकी मां भदरसा चौकी पहुंची, लेकिन बताया गया कि ये चौकी इस मामले के मुख्य आरोपी मोईद खान के घर में ही है। लिहाजा कार्रवाई के नाम पर पुलिस पीड़ित को टालती रही। लेकिन इस मामले की जानकारी जैसे ही निषाद पार्टी और हिंदू संगठनों को चली, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। यह प्रकरण थाना कूड़ा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दरअसल अयोध्या में नाबालिग बच्ची ने जिस मोईद खान पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, वो स्थानीय सांसद और अखिलेश यादव के बेहद प्रिय अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अवधेश प्रसाद और मोईद खान की तस्वीरें तैर रही हैं। इन तस्वीरों में कहीं अवधेश प्रसाद मोईद खान के कंधे पर हाथ रखे हुए तो कहीं हाथों में हाथ डालकर पीडीए को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि नाबालिग से रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। इस तरह की दर्दनाक घटना पर, शर्मनाक घटना पर बेटी बेटी होती है, बच्ची बेची होती है, किसी की भी हो, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए।
इसमें कोई शक नहीं कि मामला बेहद संगीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक्शन ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, सरकार और सिस्टम के लिए वो सिर्फ अपराधी है और प्रदेश में हर अपराधी को उसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ अन्याय हुआ और खबर मिलते ही सीएम योगी के न्याय का बुलडोजर दहाड़ उठा। साथ ही मामले पर राजनीति भी शुरू हुई। रेप पीड़ित नाबालिग लड़की से मिलने के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद मीडिया के सामने रो पड़े। संजय निषाद ने सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ की, तो साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने तक जंग जारी रहने का ऐलान भी कर दिया। अयोध्या में रेप पीड़ित नाबालिग बच्ची की मां से मिलकर यूपी के मंत्री संजय निषाद पहले तो भावुक हुए, फिर मीडिया के कैमरों के सामने फपक कर रो पड़े। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे, तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हर जवाब के साथ संजय निषाद और ज्यादा इमोशनल होते गए और संजय निषाद ने साफ कर दिया कि जब तक आरोपी को फांसी पर नहीं लटकवा देंगे, तब तक पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि जिस नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की ये वारदात हुई है, वो दलित समाज से आती है। यही वजह है कि जाति की पॉलिटिक्स से लिपटी यूपी की राजनीति में नाबालिग से रेप का मामला भी जाति की जमीन ढूंढने लगा है। नाबालिग रेप पीड़ित लड़की की मां से मिलने के बाद संजय निषाद की आंखों से आंसुओं के साथ जुबान पर कास्ट पॉलिटिक्स का जिक्र आ ही गया। कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है। उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें पकड़ लिया गया। संजय निषाद ने आरोपियों के खिलाफ सीएम योगी के क्विक एक्शन पर खुशी जाहिर की, तो साथ ही मांग की कि आरोपियों का साथ देने वाले समाजवादी सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। और भगवान राम के अस्तित्व को लेकर एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में एमके स्टालिन के मंत्री एस शिवशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह दावा किया कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और ना ही उनका कोई इतिहास है। शिवशंकर के इस बयान पर अब विरोध भी तेज हो गया है। जिस राम के नाम को ही सत्य माना जाता है, जिस राम को भगवान माना जाता है, जिस राम के नाम पर महाकाव्य रामायण लिखी गई, अयोध्या में जिस राम का भव्य मंदिर बनाया गया, जो राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, उन्हीं राम के अस्तित्व पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस बार जगह है तमिलनाडु, जहां एमके स्टालिन सरकार में मंत्री एस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया। एस शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो भारत और दुनिया भर में अरबों लोगों के पूजनीय हिंदू देवता राम के अस्तित्व को साबित कर सके। तमिलनाडु के अरियालोर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम के नेता शिवशंकर ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का कर्तव्य है कि वे चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें, या अन्य लोग उन्हें कुछ ऐसा मनाने के लिए मजबूर करेंगे जिससे उनका कोई संबंध नहीं। एस शिवशंकर ने दावा किया कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जबकि चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के होने के प्रमाण हैं। उनके बनाए गए तालाब और मंदिर हैं, कई लिपियों में उनके नाम का उल्लेख है, उनकी कई मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण या इतिहास नहीं है। लोग उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन अवतार का जन्म नहीं होता। ये हमारे इतिहास को छिपाने और एक और इतिहास को दिखाने के लिए किया जा रहा है। स्टालिन के ट्रांसपोर्ट मंत्री शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा तो इसका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने डीएमके पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया।
DMK leaders always believe in insulting only Hindu gods. They do not criticize or question the existence of gods of any other religion. राम के नाम पर शुरू हुई इस बयानबाजी पर JDU भी पीछे नहीं रही और DMK नेता शिवशंकर को लोगों की आस्था से जुड़े मुद्दों पर संभल कर बयान देने की सलाह दी। समूचे उत्तर भारत में भगवान राम से ज़्यादा मर्यादित कोई व्यक्तित्व ही नहीं दिखता है। फिर भी मेरा निवेदन है DMK के साथियों से को ऐसे वक्तव्यों से बाज़ें। इस बीच कांग्रेस ने इसे DMK नेता का निजी बयान बताते हुए मामले से किनारा करने की कोशिश की। ये उनकी क्या है आस्था, क्या नहीं है वो जाने। जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरा व्यक्तिगत भी और एक समूह के रूप में, भगवान राम हम लोगों के बहुत ही सम्मानित हैं और ईश्वर से ज़्यादा एक तरह से कहा जाता है कि राम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। इससे पहले भी DMK नेता भगवान राम और राम सेतु को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन राम सेतु के साक्षात प्रमाण कई बार मिले हैं, जिसे नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने भी साबित किया। लेकिन इसके बाद भी DMK नेता भगवान राम के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे पर वो बार बार विवादित बयान देकर लोगों की आस्था पर हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि दुख में, गम में दुश्मन भी साथ आ जाते हैं, लेकिन एक इमाम साहब ने बेशर्मी की हद पार कर दी। इमाम साहब ने तो एक शख्स की मौत पर जनाजे की नमाज पढ़ने से ही मना कर दिया। लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन इमाम साहब अपनी बात पर अड़े रहे। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। जिस शख्स की मौत हुई थी, उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो बीजेपी का समर्थक था और बीजेपी को वोट करता था। 4-5 लोगों ने दवा बने, बाप की नमाज नहीं पढ़ाई, हमने बुला के किसी और को नमाज पढ़वाई। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो बीजेपी को वोट देंगे। ये गुस्ताखे रसूल थे। इससे ज्यादा बदनसीबी की बात क्या ही हो सकती है कि किसी को मौत के बाद नमाज जनाजा भी नसीब न हो, और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इमाम साहब से उनकी राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती। सब बीजेपी के हैं, इस बार ये कर दिया नाटकबाजी मोहल्ले में। बाकी मोमना रहते हैं मोहल्ले में, सब मोमना और बाबी वोट देते हैं बीजेपी खाली और हम परिवार। ऐसा क्या हो गया कि कफन में लेटे एक शख्स के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से उसकी मैयत से इमाम साहब नदारद रहे? बात क्या लोगों ने पूछा, बोले बात है ये हर वक्त वैसी बातें करेगा। बीजेपी की हर वक्त बात करता है, वोट फुटे पे, इसलिए भाई जिसमें भी दबाव है 4-5 लोग बना रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। मेरठ में 23 जुलाई को अलीदाद खान का इंतकाल हुआ। बेटे दिलनवाज खान ने इमाम साहब को नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बुलावा भेजा, लेकिन इमाम साहब ने आने से इनकार कर दिया। पूरी वजह सुनिए। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो बीजेपी को वोट देंगे, हिंदू है तो। आरोप है कि इमाम साहब ने सिर्फ इस वजह से आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पिता बीजेपी को वोट करते थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे। 4-5 लोगों ने दवा बने, बाप की नमाज नहीं पढ़ाई, तो मैंने बुला के किसी और को नमाज पढ़वाई। दिलनवाज ने जो बताया उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी को वोट करने पर नमाज जनाजा नसीब नहीं होगा? क्या बीजेपी का समर्थन करना मुस्लिम समाज में गुनाह है? क्या इमाम साहब बीजेपी समर्थकों को बॉयकॉट कर देंगे? इमाम साहब पर आरोप बढ़े हैं। ऐसे में जी मीडिया की टीम आरोपी इमाम राशिद के पास भी पहुंची, लेकिन यहाँ इमाम साहब ने एक अलग ही कहानी बता दी। ये गुस्ताखे रसूल थे। इनके बारे में ये कुफरी बातें इनकी मशहूर थी कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे और न जाने क्या क्या नबी के बारे में अफसाना भी बोलते थे। 20 लोग इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि उनके सामने इन्होंने ऐसी हरकत की। इमाम साहब कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बात धर्म से जुड़ा है, गुस्ताखे रसूल का मामला है। लेकिन मृतक के पुत्र तो इसे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बता रहे हैं। समाजवादी के लोग वैसे तो 4 लोग तो इनमें, इमाम साहब ये इनका कहना मानते हैं, लेकिन नेता लोग इनका तो माननी पड़ा। बीजेपी का समर्थन करने पर इमाम साहब ने अंतिम नमाज नहीं पढ़ी, ये आरोप गंभीर है और शायद ऐसा मामला पहली बार आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या देश में ऐसा कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया? एक मुस्लिम अगर मर जाता है तो उसके नमाज पढ़ने से इसलिए मना कर दिया कि वो भाजपा का समर्थक था, बहुत ही गलत है। देखिए, मानवता का परिचय देते हुए इमाम साहब को नमाज पढ़ानी चाहिए थी। उन्हें ये नहीं देखना था कि ये मुस्लिम समाज का जो बंदा मरा है ये भाजपा समर्थक था। खैर, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। मुफ्ती इमाम राशिद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लाम में नमाज जनाजा के बाद ही मैयत को कब्र में दफन किया जाता है। इसी तरह से एक मुसलमान की आखिरी रस्म पूरी की जाती है और इस रस्म में अगर इमाम साहब सिर्फ इस वजह से न आए कि मृतक बीजेपी का समर्थक था तो ये मामला गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो ही इस मामले की रिपोर्ट, लेकिन अब इस मामले को लेकर कैसे राजनीति हावी हो रही है वो भी आपको सुनाते हैं। माना जाता आदमी कितना भी अच्छा हो बुरा हो, और इसमें तो कोई अच्छी बुरे की बात नहीं। ठीक है भाई, आपने बीजेपी को वोट कर दिया या आपने किसी और पार्टी को वोट कर दिया, वो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। इससे किसी की इंसानियत, किसी के अधिकार, किसी का मानव होने के प्रश्न कम थोड़ी होते हैं। कम अकल के लोग हैं, कम जानकारी के लोग हैं, वो इस तरह का बयान दे के अनजाने में कितनी बड़ी घटनाओं को जन्म दे जाते हैं, ये उनकी जानकारी में नहीं। योगी की एनकाउंटर पुलिस यूं तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जानी जाती है, त्वरित एक्शन के लिए इनका नाम लिया जाता है। लेकिन बरेली में एक लड़की के अगवा होने के बाद जब उसके घर वाले थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। अब पुलिस की लापरवाही का ऐसा असर हुआ है कि एक घर जला दिया गया, इलाके में तनाव चरम पर है और एक मोहल्ला पलायन कर रहा है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते बरेली में एक लड़की अगवा हो गई। आप सोते रहे। हम बहुत डर रहे हैं, हम तो लड़की न रख रहे हैं घर पर, इसलिए पिता लेकर रहे हैं लड़की को। 2 दिन तक लड़की का आता पता नहीं चला, आपकी नींद तब नहीं खुली। उस टाइम पुलिस नहीं सर, पुलिस बाद में आई है। हाँ, पुलिस आई गई है, फिर तो वहाँ हट गए हैं। जवान बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर माँ बाप थाने पहुंचे, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रहे और आपकी लापरवाही का ये नतीजा हुआ कि ये गांव में 2 समुदायों के बीच तलवार खींचकर एक शख्स का घर फूंक दिया गया और अब गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। पुलिस का ये रवैया जो है इस गांव के लोगों को नापसंद आया। उन्होंने जो है एकत्रित हुए और कल रात को लगभग 12 बजे के लगभग यहाँ एकत्र हुए और यहाँ पर सद्दाम के घर को, जो मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, ये सद्दाम का घर है और सद्दाम के घर के अंदर घुसे, सामान निकाला और यहाँ पर जहाँ मेन रोड पे लाके जला दिया। अंदर भी आगजनी हुई। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में इस वक्त पुलिस की भयंकर तैनाती है, चप्पे चप्पे पर खाकी है। लेकिन अगर बरेली पुलिस ने चंद दिनों पहले ऐसा त्वरित एक्शन लिया होता तो आज यहाँ तनाव की स्थिति पैदा ही नहीं हुई होती, एक घर न जला होता और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर न होते। हाँ, खौफ में रह रहे हैं, हम तो डर लग रहा है कि हमारी लड़की फिर निकाल लेंगे जबरदस्त। मामला यह है कि 28 जुलाई को एक युवती का अपहरण हुआ। सद्दाम नाम के शख्स पर परिवार ने आरोप लगाया। पीड़ित परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों ने गुमशुदगी तक की रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 दिन बाद यानी 1 अगस्त को पुलिस ने युवती को बरामद किया और उसे घर छोड़ दिया। इधर आरोपी को थाने में बिठा लिया। खबर है कि इसके बाद आरोपी के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की। तब तक पीड़ित परिवार को किसी भी पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली और इसका असर ये हुआ कि आक्रोशित लोगों ने सद्दाम के घर पर हमला बोल दिया। आरोपी सद्दाम के घर को आग के हवाले कर दिया। ये मुख्य रास्ता है और ये सद्दाम का घर है। आरोप था कि सद्दाम एक हिंदू पक्षी लड़की को भगा के ले गया, बहला फुसला के ले गया और जब हिंदू पक्षी जो है पुलिस के पास पहुंचता है तो उन्होंने सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला बता के अपना पल्ला झाड़ दिया। मामला यहाँ 2 समुदायों से जुड़ा है, लिहाजा तनाव की स्थिति पैदा हो गई और आग की लपटें उठने के बाद पुलिस की नींद खुली, जिसके बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया। गांव के हालात ये हैं कि पीड़ित परिवार डर के साये में। इस सद्दाम के घरवालों से, मुसलमान लोगों से डर है, ये सब ही रहे, हमारे घर पर हमला नहीं बोले सब। आरोपी सद्दाम के पड़ोसी खौफजदा है। मेरे आदमी चढ़ रहा है इधर से, मेरे घर में से, तो मैं कह रही इनसे कि कहता कुछ चढ़ रहा है, तो कह रहे छुपा रहा है इधर को, डूब जा भैया, कुछ घुस आएगा घर में तो और आप पता जाएगी। और सद्दाम के मोहल्ले में रहने वाले लोग पलायन कर रहे, मुसलमान पलायन कर रहे हैं। हाँ, ये निकलने का यहाँ से मौका कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है। इतना सब हो जाने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन लिया है।
संपूर्ण प्रकरण में समय से एफआईआर दर्ज न करने, पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं सजग न रहने के कारण एसएचओ लव सिरोही, हल्का प्रभारी सतवीर सिंह और बीट आरक्षी को निलंबित किया गया है। पुलिस ने अब जाकर एक्शन तो ले लिया, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पहले क्यों नहीं लिखी? पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल ये भी है कि ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर आग कैसे लगा दी? कहने को अब पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, आगे तनाव की स्थिति पैदा ना हो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि हुजूर देर कर दी, बहुत देर कर दी आते आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर जल्द ही ताला लगा दिया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद किए गए प्रशासनिक सर्वे में यह सामने आया है कि अलीगढ़ में चलने वाले 214 मदरसों में से 94 मदरसे रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिहाजा उनमें पढ़ने वाले छात्रों को पास के माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट करने के बाद इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यूपी में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी के हर जिले में उन मदरसों की पहचान की गई है जो पंजीकृत नहीं है और इसके बाद भी वहां तालीम दी जा रही है। अलीगढ़ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि वहां 94 मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को पास के माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट कराया जा रहा है और छात्रों की पूरी शिफ्टिंग के बाद इन अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। अवैध मदरसों पर ये कार्रवाई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। 2022 में सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों के सर्वे के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने सभी जिलों में मदरसों का सर्वे किया, जिसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की गई। इसमें मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद की जानकारी, मदरसों में बच्चों की संख्या और उनकी तालीम से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में कुल 214 मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें से 94 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए, जो किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थे। देखिए, जनपद अलीगढ़ में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 120 है। इसमें से 4 मदरसे अनुदानित हैं और बाकी 94 मदरसे ये अलग हैं जिनको किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं अलीगढ़ में मदरसा चलाने वाले मुफ्ती अकबर कासमी ने कहा कि कोई भी मदरसा गैर पंजीकृत नहीं होता। मदरसा किसी न किसी सोसाइटी या संस्था से जुड़ा होता है और इसी से चलता है। मौलाना साहब ने आर्टिकल 30 का जिक्र करते हुए दावा किया कि हर शख्स को अपने मजहब की तालीम दिए जाने का अधिकार है, जिसकी इजाजत उन्हें संविधान से मिली है और इसे रोकना गलत है, जिसका कि वो विरोध करेंगे। मौलाना कासमी ने दावा किया कि 2016 से मदरसों को किसी तरह की मान्यता नहीं मिल रही, ऐसे में वो मान्यता कहां से लाएं? जितने भी मदरसे चल रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उन तमाम मदरसों को किसी न किसी सोसाइटी से या किसी न किसी ट्रस्ट से जोड़ा गया है। हर मदरसा किसी न किसी सोसाइटी से और कोई न कोई ट्रस्ट से वो जुड़ करके वो चलता है। मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के एक्शन से पहले ही विपक्ष का रिएक्शन भी आ गया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सीएम योगी को घेरते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में आए खराब परिणामों की वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है। इन सब का मकसद सिर्फ ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बेचारे का दिल है कि किसी तरह वो जीत जाए। कैसे बचाएंगे सरकार? बड़ा गंभीर, बहुत बड़ा मुद्दा ये है, सरकार कैसे बचाए। ये 10 सीटें भी चलेंगी तो कुर्सी चली जाए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और इसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए साफ किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। जो 94 मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं वो बंद होने ही चाहिए। हम बच्चों की ज़िंदगी की खराब नहीं कर सकते। हमारी सरकार का दायित्व है कि कोई भी इलीगल काम हमारी इस सरकार में उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। इस बीच मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने दूसरे स्कूलों से मदरसों में बेहतर पढ़ाई होने का दावा किया। नहीं, मदरसे में पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम हो रही है यहाँ पर। क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ भी पढ़ाई जा रही है। ठीक पढ़ा रहे हैं? हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ना, हम नहीं पढ़ाएंगे, उनसे अच्छा पढ़ाई होगा यहाँ पे। सरकारी स्कूलों से अच्छी पढ़ाई अच्छी होगा यहाँ पे। इस दौरान मदरसों पर मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि प्रशासन के आदेश को वो मानेंगे, लेकिन जो आदेश उन्हें मजहबी तालीम देने से रोकने के लिए दिया गया, उसका वो विरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब खबर ताज नगरी आगरा से, जहां हिंदू संगठन से जुड़े 2 लोगों ने ताजमहल में मौजूद मकबरों पर जलाभिषेक किया। ताजमहल की सुरक्षा में सेंधमारी कर जल चढ़ाने वाले युवकों ने दावा किया कि उन्होंने ताजमहल को गंगा जल से धोया है। आखिर युवकों ने ताजमहल में गंगा जल अभिषेक का दावा क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन के महीने में ताजमहल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कभी किसी को सपने में शिव नजर आते हैं तो वो कांवड़ लेकर पहुंच जाता है। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। जलाभिषेक की जिद करता है और अब तो ताजमहल को तेजो महालय साबित करने की जिद में 2 युवकों ने कब्र को गंगाजल से ही नहला दिया। दरअसल हिंदू संगठन के 2 युवकों ने कथित तौर पर ताजमहल के अंदर जलाभिषेक किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक ताजमहल के अंदर पहुंचा है, उसके हाथ में पानी की बोतल है और दूसरा शख्स मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा है। युवकों का दावा है कि बोतल में वो गंगाजल लेकर पहुंचे थे और मौका देखकर युवक ने बोतल का पानी कब्र वाले हिस्से में गिराना शुरू कर दिया। युवक को ऐसा करते और वीडियो बनाते हुए देखने पर CISF के जवानों ने दोनों को हिरासत में लिया और दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। 2 युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। CISF के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह ताजमहल में जलाभिषेक का वीडियो सामने आने के बाद मामला बेहद गंभीर हो चला है, क्योंकि मुद्दा आस्था और विश्वास के साथ साथ ताजमहल की सुरक्षा से भी जुड़ा है। ताजमहल में जलाभिषेक कर दिया गया। वो 2 युवक जो घुसे थे ताजमहल में, आज मैं उनके इस वक्त कैसे वो अंदर आए और क्या कुछ हुआ उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा जहाँ पर वो लोग खड़े होकर हमें नजर आए थे, ये इस जगह पर जहाँ अभी लोग अंदर की तरफ झांक रहे हैं, ये वही वो जगह थी जहाँ पर उन लोगों ने जलाभिषेक किया है और वो एक तरह से बोतल का पानी सारा इसी के अंदर बेसमेंट में डालते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हिंदू संगठन ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय बता चुके हैं। यहाँ तक कि मामला अदालत में भी जा पहुंचा है। जाहिर है मामला अदालत में है तो इस घटना के सामने आने के बाद आने वाले दिनों में ताजमहल बनाम तेजो महालय की कानूनी जंग भी जल्द शुरू हो सकती है। आगरा से वरुण हसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंसती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक रेस्क्यू टीमें पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र में जी मीडिया की टीम पहुंची जहां लोगों को मदद का इंतजार था। आपदा में फंसे लोगों के लिए जी न्यूज की टीम मददगार बनकर पहुंची और कैसे लोगों की जिंदगी को बचा लिया गया, देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हिमाचल में 2 दिन पहले बादल फटे, पहाड़ों से उतरते पानी ने प्रलय मचाया। पानी के रास्ते में जो भी आया तबाह हो गया। कई बांध, कई पुल टूट गए। राहत बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन कई ऐसे गांव जिनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जी न्यूज उन जगहों पर जा रहा है जहां पर अभी तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई है। चलिए वहां पर चलते हैं और वहां पर चलकर आपको हाल भी दिखाते हैं। प्रलय की एक तस्वीर ये भी है। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव आज पूरी दुनिया से टूट गया है। पार्वती नदी के वेग में इस गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए, उनकी आवाज को सुनाने के लिए जी मीडिया संवाददाता इस गांव की तरफ बढ़े। वो गौरी कुंड में स्टार्ट कर लिया जाए भी दिखाई दे रहा है, जो अब इस वक्त टापू बन चुका है, जिसके सीधे हाथ की तरफ भी पार्वती नदी बह रही है और पीछे की तरफ भी। यहाँ पर असल में एक पुल हुआ करता था जो पुल इसे मुख्य धारा के साथ जोड़ता था। तो अब इन्हीं खतरनाक पगडंडियों को पार करके अब हम लोग लगातार नीचे जा रहे हैं और नीचे पहुँच रहे हैं। अगर यहाँ से पैर फिसला तो सीधा सैकड़ों फीट नीचे खाई है जिसमें कोई भी इंसान चला जाएगा।
रास्ता खतरनाक था, लेकिन इसे पार करना भी जरूरी था। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। आप लोगों को मतलब बचाने नहीं आए, रेस्क्यू करने नहीं आए अभी तक? नहीं आया है, बिना मुश्किल है सारा, सारे से मजबूर एकदम। इधर का बिल्डिंग चल गया, सारे नुकसान, पूरा करोड़ों का नुकसान है। टूटे पहाड़ और मलबे के बीच से इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। किसी तरह से जी मीडिया की टीम खतरे को पार करते हुए इस गांव तक पहुंच गई। यहाँ पर तस्वीर दिखाएगा राहुल जी, दिखाइएगा तस्वीर। ये देखिए, ये पूरा कटान पर है, इतना भयावह मंजर है यहाँ पे। और जो रास्ता भी है ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का, वो इतना ज़्यादा दुर्गम है कि 3 से 4 बार हम लोग खुद गिरे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। अब लोगों की समस्या दिखाने के लिए हिम्मत करके हम लोग यहाँ पर आए तो हैं। आगे क्या होगा हम लोग को भी नहीं पता। एक पत्थर के ऊपर कूद के, फिर दूसरे पत्थर पे, फिर दूसरे पत्थर से तीसरे पे। ये देखिए पैर फिसल रहा है इस तरह से, पैसा बांध दीजिएगा बस। ये आप देखिए, ये इतना रिस्की रास्ता है। तो किस तरह से पहाड़ों पर हालात हैं और कितनी मुश्किल से वहां के लोग जूझ रहे हैं, यह हमने आपको दिखाया। अब बात हम मैदानी इलाकों की भी करते हैं। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। 4 तस्वीरों से आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे कुदरत के क्रोध काल का असर 4 अलग अलग राज्यों पर पड़ रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, डांग जिले गुजरात की एक तस्वीर जहां पर सैलाब में ट्रक फंस गया, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड गिरिडीह की, जहां पर नदी की चपेट में ट्रैक्टर फंस गया। रीवा मध्य प्रदेश में किस तरह से 4 गांव जलमग्न हो गए और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है, और तस्वीर आपको इस वक्त हम आपको एक कोलकाता की भी दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर हाल है। जो तस्वीर आप डांग की देख रहे हैं, यहाँ अंबिका नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में एक ट्रक बह गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नदी की तेज धारा में भारी भरकम ट्रक बह गया। झारखंड के गिरिडीह में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ अवैध खनन के लिए उतरे 4 ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गए। ट्रैक्टर चालकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। तेज बहाव में ट्रैक्टर फंसे हुए अभी भी देखे जा सकते हैं। कोलकाता में भी बारिश से आफत मची हुई है। यहाँ भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में पानी भरा है, साथ ही फ्लाइट्स को उड़ान भरने में भी दिक्कत हो रही है। तो अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गया है कुदरत का क्रोध काल। पहाड़ से लेकर मैदान तक आधा हिंदुस्तान कुदरत के क्रोध का सामना कर रहा है। कहीं दरकते पहाड़, कहीं उफान पर नदी, हर पल मौत का खतरा। आसमान से लगातार हो रही बारिश, सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा पानी। चट्टानों के नीचे दबी सांसें, आजा बोले आजा। और सैलाब के सितम के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश। अगस्त महीने की शुरुआत से ही कुदरत का यह प्रकोप काल बनकर लोगों पर टूटा है। तबाही का आलम ऐसा है कि जो रास्ते में आ रहा है सब तबाह होता जा रहा है। कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी देवभूमि कुदरत के क्रोध काल का सामना कर रही है, और इस तबाही से सबसे अधिक प्रभावित है उत्तराखंड का हिमाचल क्षेत्र। हिमाचल और उत्तराखंड की सैकड़ों जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा है। गंगा, अलकनंदा, पार्वती समेत कई नदियां उफान पर हैं। तटवर्ती इलाकों में हर वक्त खराब मौसम का खतरा है। भारी बारिश के बीच कब कहां पहाड़ दरक जाए, बादल कब बरसते बरसते फट जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है।
पानी का बहाव इतना तेज था कि पहाड़ का एक हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। तस्वीरें कुल्लू की है, जहां फ्लैश फ्लड के बाद लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। लहरों के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों को नदी से दूरी बनाने की सलाह दी गई। इस इलाके में अब भी रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिर से लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। प्रकृति के क्रोध के आगे सब बेबस है। चट्टान लगातार नीचे की तरफ दरक रहे हैं। बीते 48 घंटे से इस इलाके में खौफ का आलम है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। लगातार लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है। ये तस्वीरें कुल्लू मनाली हाईवे की है, जहां बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद गाड़ियों की लंबी कतार लगी। कुल्लू में तबाही के बाद हालात को सामान्य करने की कोशिशें जारी है। सड़कें टूट चुकी हैं, हर तरफ मलबा है। जेसीबी मशीनों से सड़कें बनाई जा रही हैं और उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जिनका संपर्क टूट चुका था। हालांकि भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास रामपुर में बादल फटने से तबाही का आलम है। इस हादसे के बाद अब भी कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ के पास लैंडस्लाइड आने से हालात बेहद खराब है। केदारनाथ मार्ग पर 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार अब भी कई लोग लापता हैं। चट्टानों और झरनों के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 7,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा में पानी के रंग से ऊपरी इलाकों में तबाही का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। इन इलाकों में फंसे लोगों को अब देवदूतों से ही आस है, जो हर चुनौती का सामना करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांध से क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल समस्या बांध नहीं, बल्कि बांध को लेकर जिनपिंग और उनकी रेड आर्मी की मंशा है। दरअसल चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। क्या है जमीनखोर चीन का डैम प्लान और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का डैम बम, ग्रेट बेंड को लेकर ड्रैगन का डेडली प्लान, रेड आर्मी को जिनपिंग का तबाही कमाल। दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाला चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए साजिश की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। ताइवान जैसे छोटे देशों पर अपनी ताकत की नुमाइश करने वाला ड्रैगन अब बांध के जरिए तबाही की तैयारी में जुटा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिनपिंग ने इसके लिए अपने सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से ब्लूप्रिंट तैयार करवा लिया है। इतना ही नहीं, जानकारी है कि जिनपिंग के आदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ऐसा निर्माण हो रहा है जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ASPI की एक रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में चेतावनी दी गई। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी की हाइड्रो पावर क्षमता के सबसे बड़े सेंटर ग्रेट बेंड पर बांध बनाने की है। यह जगह चीन की तरफ है और नदी यहां तेज मोड़ लेती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी एक घाटी में बढ़ते हुए 3000 मीटर नीचे गिरती है। चीन इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहता है। इसकी विशालता और इसकी जगह को देखते हुए इसे सुपर डैम भी कहा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस बांध के जरिए चीन इस पूरे इलाके को नेचुरली कंट्रोल कर सकता है। बांध की मदद से चीन जब चाहेगा बाढ़ और जब चाहे सूखे के हालात बना लेगा। अगर ऐसा संभव होता है तो आने वाले वक्त में यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। दरअसल 2002 में ब्रह्मपुत्र पर अपना पहला डेटा समझौता किया था। इसके तहत चीन ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर कई तरह की जानकारी साझा करता है। पहली बार यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था, जिसे 2008, 2013 और 2018 में रिन्यू किया गया।
2023 में एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से इसे रिन्यू नहीं किया जा सका। अब जानकार मानते हैं कि इस बात के जरिए ड्रैगन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर अगर एग्रीमेंट रिन्यू होता है तो इसमें भी चीन अपने सुपर डैम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।